हेलो। नमस्कार। नमस्कार डियर स्टूडेंट्स और मेरे साथीगण, सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सभी? आई थिंक आप सभी अपने परिवार सहित सकुशल होंगे। अपना ध्यान रखिएगा। मुश्किल समय है और मुश्किल समय में एक दूसरे का सहयोग करते हुए हम जो मुसीबत चल रही है उसको पार पा जाएंगे। जल्दी ही सब कुछ अच्छा होगा, ऐसी उम्मीद है। और मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी सपरिवार घर पर सकुशल रहेंगे। डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीए पार्ट फर्स्ट के लिए एक नई यूनिट, नया चैप्टर लेकर आए हैं। नए चैप्टर का अध्ययन करेंगे हम मिलकर। समाजवाद या साम्यवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताएं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलिज्म और कम्युनिज्म इकोनॉमी। इसमें हम इससे पहले पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की विशेषताओं का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम करेंगे समाजवादी अर्थव्यवस्था। पूंजीवाद के दोषों के कारण ही समाजवाद का जन्म हुआ, पर अलग अलग देशों में समाजवाद के स्वरूप में बहुत भिन्नताएं भी रही। अलग अलग विद्वानों ने समाजवाद को अपने अपने ढंग से परिभाषित किया। यही कारण है कि जॉर्ज ने बताया है कि समाजवाद एक ऐसी टोपी है जिसका स्वरूप प्रत्येक व्यक्ति के पहनने के कारण बिगड़ गया है। समाजवाद एक बहुपक्षीय स्वभाव है और इसको अलग अलग नामों से पुकारा गया है। यदि हम समाजवादी अर्थव्यवस्था की बात करें, समाजवाद के अर्थ और परिभाषा की बात करें, तो समाजवाद एक ऐसी आर्थिक प्रणाली है जिसमें उत्पत्ति एवं वितरण के प्रमुख साधनों पर सरकार या समस्त समाज का स्वामित्व एवं नियंत्रण होता है तथा सहकारिता के आधार पर इन साधनों का प्रयोग अधिकतम सामाजिक लाभ, मैक्सिमम सोशल बेनिफिट के लिए किया जाता है। प्रोफेसर डिकिंस ने इसको इस प्रकार परिभाषित किया था कि समाजवाद समाज का एक ऐसा आर्थिक संगठन है जिसमें उत्पत्ति के भौतिक साधनों पर संपूर्ण समाज का अधिकार होता है और इन साधनों का प्रयोग एक सामान्य आर्थिक योजना के अनुसार ऐसी संस्थाओं के द्वारा किया जाता है जो समाज का प्रतिनिधित्व करती है तथा उसके प्रति उत्तरदायी होती है। समाज के सभी सदस्य समान अधिकारों के आधार पर ऐसे सामाजिकृत नियोजन उत्पादन के लाभों के अधिकारी होते हैं। इसी प्रकार प्रोफेसर मॉरिसन ने बताया कि समाजवाद में सभी बड़े बड़े उद्योगों एवं भूमि पर सार्वजनिक स्वामित्व होता है और इनका प्रयोग राष्ट्रीय आर्थिक नियोजन के द्वारा निजी लाभ के लिए नहीं वरन सामान्य हितों के लिए किया जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि जो समाजवादी व्यवस्था है वो पूंजीवाद के बिल्कुल विपरीत व्यवस्था है। इसमें सरकार का हस्तक्षेप होता है, राज्य अर्थव्यवस्था पर प्रभावी नियंत्रण रखता है और वही आर्थिक क्रियाओं को संचालित करता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था को हम नियोजित अर्थव्यवस्था या प्लान्ड इकोनॉमी भी कहते हैं क्योंकि इसका संचालन पूर्व निर्धारित जो योजना होती है, प्लानिंग होती है, उसके अनुसार किया जाता है। अब यदि हम थोड़ा सा इसके और गहराई में जाएं तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। 19वीं शताब्दी से पूर्व की यदि हम बात करें तो समाजवाद आदर्शवादी कल्पनाओं से परिपूर्ण था। रॉबर्ट ओवन, साइमन सेंट साइमन जैसे
स्वप्नदर्शी, भाईचारे, शिक्षा और समाज के संगठन से पूंजीवाद के दोषों को दूर करने का प्रयास करते थे। लेकिन 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में यदि हम बात करें कार्ल मार्क्स, एंजेल्स, लेसली आदि विचारकों के प्रभाव से वैज्ञानिक समाजवाद का विकास हुआ। तब समाजवाद के अनेक स्वरूप सामने आए, जिनमें हम कह सकते हैं कि कार्ल मार्क्स का समाजवाद या वैज्ञानिक समाजवाद, जिसमें मार्क्स ने कहा था कि पूंजी में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, पूंजीवाद के विनाश के बीज उसमें अपने आप में ही विद्यमान होते हैं। आर्थिक असमानता और शोषण से समाज दो वर्गों में, धनिकों और निर्धनों में बंट जाता है। वर्ग संघर्ष की नौबत आती है और उसके कारण बाद में वर्ग विहीन समाज का जन्म होता है। उसी को उन्होंने वैज्ञानिक समाजवाद कहा था। इसी प्रकार हम विशुद्ध साम्यवाद की भी बात करते हैं। साम्यवाद मार्क्स के समाजवाद का ही अंतिम एवं उग्र रूप है। इसी प्रकार इसमें कह सकते हैं कि साम्यवाद का एक विशिष्ट नारा था कि प्रत्येक अपनी योग्यता अनुसार कार्य करेगा और प्रत्येक को अपनी आवश्यकता अनुसार मिलेगा। इस प्रकार साम्यवाद एक सर्वसत्तावादी सामूहिकवाद है, जिसका अंतिम उद्देश्य क्रांति द्वारा वर्गहीन समाज की स्थापना करना है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं सामूहिक या राजकीय समाजवाद, स्टेट सोशलिज्म। ये समाजवाद का वह स्वरूप है जिसमें उत्पादन और वितरण के सभी प्रमुख साधनों पर राज्यों का स्वामित्व नियंत्रण होता है और इसके अंतर्गत निजी उपक्रम, जो प्राइवेट इंटरप्राइजेज होते हैं, उनका अंत हो जाता है। राज्य ही समस्त वस्तुओं का उत्पादन करता है और सब उपक्रम सरकारी अधिकारी द्वारा संचालित होते हैं। इसको हम राजकीय समाजवाद या राजकीय पूंजीवाद भी कह सकते हैं। इसी प्रकार से फासिज्म एक व्यवस्था थी, ये भी राज्य नियंत्रित पूंजीवाद कह सकते हैं इसको। इसमें यद्यपि निजी संपत्ति, निजी उपक्रम की स्वतंत्रता होती थी, निजी लाभ, प्राइस मैकेनिज्म, प्रतिस्पर्धा, पूंजीवाद के जो तत्व होते हैं वो बने रहते थे, किंतु अर्थव्यवस्था के संचालन पर कदम कदम पर सरकार के अत्यधिक कठोर और प्रभावी नियंत्रण रहता था और राष्ट्रहित जो है वो सर्वोपरि माना जाता था। प्रथम विश्व युद्ध के बाद इटली में मुसोलिनी की तानाशाही के अंतर्गत फासिज्म व्यवस्था दृष्टिगोचर हुई थी और इसी प्रकार यदि हम जर्मनी की बात करें तो हिटलर का नाजीवाद भी बहुत कुछ इसी व्यवस्था का रूपांतरण मात्र हम कह सकते हैं। तो ये कुछ ऐसी चीजें थी, लगभग मिलती जुलती चीजें थी। साम्यवाद या आदेश अर्थव्यवस्था, प्योर कम्युनिज्म और कमांड इकोनॉमी। इसमें प्रोफेसर हाब ने कहा था कि निरंकुश समाजवाद अथवा साम्यवादी अर्थव्यवस्था में उत्पादन के समस्त साधनों पर राज्य का स्वामित्व होता है। उत्पादन के उद्देश्य स्वयं सरकार द्वारा निर्धारित होते हैं और एक सर्वव्यापी केंद्र योजना पाई जाती है। तो ये बहुत सारे स्वरूप हैं, लेकिन हम बात करते हैं समाजवादी अर्थव्यवस्था की। समाजवादी अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से बिल्कुल भिन्न होती है और इसकी कुछ जो विशेषताएं हैं उस पर हम यदि नज़र डालें तो सबसे पहले तो ये है सार्वजनिक स्वामित्व होता है। उत्पादन के सभी प्रमुख साधनों पर सरकारी स्वामित्व होता है। समाजवाद की प्रमुख विशेषता यही है कि उत्पादन के सभी साधन सरकारी स्वामित्व में होते हैं। निजी संपत्ति या निजी उत्पादन साधनों का राष्ट्रीयकरण कर उनके सरकारी स्वामित्व में ले लिया जाता है और उनका उपयोग अधिकतम सामाजिक लाभ की दृष्टि से सरकार द्वारा प्लानिंग, योजनाबद्ध ढंग से किया जाता है। निजी संपत्ति और निजी साधनों का लोप हो जाता है और प्रत्येक नागरिक संपत्तिहीन और साधनहीन होकर सरकारी नौकर के रूप में कार्य करता है।
आमतौर पर उत्पादन के साधनों का स्वामित्व उत्पादन के मालिकों के पास होता है, लेकिन यह श्रमिक, सहकारी या स्वामित्व वाली संस्था के माध्यम से हो सकता है। और उत्पादन के साधनों का उपयोग करने वाले लोग के प्रबंधन और नियंत्रण के साथ हो। जनता भी इसकी मालिक हो सकती है। तो ये यदि हम बात करें स्वप्रबंधित अर्थव्यवस्था, केंद्रीय आर्थिक नियोजन व्यवस्था, समाजवाद में दूसरी महत्वपूर्ण विशेषता अर्थव्यवस्था के लिए प्रत्येक क्षेत्र में केंद्रीय नियोजन प्रभावी व्यवस्था का बोलबाला होता है। अर्थव्यवस्था का संचालन निश्चित उद्देश्यों की पूर्ति के लिए केंद्रीय आर्थिक नियोजन सत्ता द्वारा किया जाता है। इसी संदर्भ में प्रोफेसर पिगू ने बताया था कि उत्पादन के साधनों पर सरकारी स्वामित्व के साथ साथ केंद्रीय नियोजन समाजवाद की प्रमुख विशेषता है। ये जिसकी हम बात कर रहे थे, केंद्रीकृत योजना। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि उत्पादन केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण वह है जो समाजवादी व्यवस्था के नियोजन और कामकाज को लेता है। इसमें केंद्रीय रूप से योजनाबद्ध होती हैं सारे काम। बाजार अर्थव्यवस्था के लिए फायदे में केंद्रीय अधिकारी व्यापार उपभोक्ताओं के पारस्परिक निर्णय लेते हैं। राज्य के स्वामित्व वाले उद्यम वे जो अपनी आपूर्ति के साथ साथ माल सेवा के उत्पादन के बारे में निर्णय लेते हैं। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि साम्यवाद एवं समाजवाद की एक विशेषता ये भी है कि उत्पादन एवं वितरण पर सरकार का प्रभावी नियंत्रण होता है। सरकार निर्णय लेती है क्या उत्पादन किया जाए, कितना उत्पादन किया जाए, उत्पादन किस प्रकार से किया जाए, कौन सी प्राविधि इस्तेमाल की जाती है, उत्पादन का वितरण कैसे हो, कितना हो और किस प्रकार से हो, किस किस को कितना देना है। जैसे कि हम पूंजीवाद में उत्पादन एवं वितरण संबंधी निर्णय निजी व्यक्ति द्वारा लिए जाते थे, वहीं हम समाजवाद की बात करें तो इसमें सब निर्णय सरकार द्वारा लिए जाते हैं। केंद्रीकृत योजना होती है, सरकारी आदेशों से उत्पादन एवं वितरण की संपूर्ण प्रक्रिया क्रियान्वित की जाती है। इसी प्रकार से यदि हम बात करें अधिकतम सामाजिक कल्याण, पूंजीवाद में निजी लाभ सर्वोपरि थे। वहाँ यदि हम समाजवाद में देखते हैं तो सामाजिक लाभ या सामाजिक कल्याण का उद्देश्य की प्रधानता रहती है। अर्थव्यवस्था का संचालन सरकार द्वारा अधिकतम लोगों के अधिकतम कल्याण के उद्देश्य से किया जाता है। राजनीतिक समाजवाद की यदि बात करें तो इसमें आर्थिक समानता होती है, जहां पूंजीवाद में निजी संपत्ति, निजी लाभ, शोषण से आर्थिक असमानताएं बढ़ती हैं। वहीं पर समाजवाद में सभी संपत्ति पर सरकारी स्वामित्व हो जाने से शोषण के समापन और निजी लाभ की अनुपस्थिति के कारण आर्थिक समानताएं स्थापित हो जाती हैं। मतलब असमानता जो होती हैं, इनकम इनक्वालिटीज जो होती हैं वो बहुत कम होती हैं या खत्म हो जाती हैं। लोगों को आर्थिक समानता, अवसरों की समानता, अर्थव्यवस्था में लाभ का समान अधिकार होने से आर्थिक विषमताएं मिट जाती हैं। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं स्वतंत्र मूल्य प्रणाली की अनुपस्थिति होती है। साम्यवाद एवं समाजवाद में स्वतंत्र मूल्य प्रणाली का कोई अस्तित्व नहीं होता है, क्योंकि वस्तु बाजार और साधन बाजार में मूल्य प्रणाली जो प्राइस मैकेनिज्म होती है, मांग व पूर्ति की शक्तियों द्वारा न होकर केंद्रीय योजना द्वारा या केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा होता है। और इस प्रकार सरकार मूल्यों का नियंत्रण करती है, निर्धारण स्वतंत्र रूप से मांग पूर्ति की शक्तियों पर नहीं छोड़ती है, वरन स्वयं अपने मूल्य निर्धारित करती है। इससे साधनों का आवंटन सरकारी नियोजन के अनुसार होता है। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का अंत, उपभोग की स्वतंत्रता। समाजवाद में उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का अंत हो जाता है। वैसे तो ध्यान रखा जाता है ऐसे नहीं कि वस्तुओं व सेवाओं का उत्पादन सरकार के निर्णयों के आदेशों के अनुसार होता है, लेकिन सरकार भी जो निर्णय आदेश लेती है वो किन उपभोक्ता वस्तुओं की मांग है उसे अनुसार लेती है। लेकिन जैसा कि पूंजीवाद में होता है, पूंजीवाद में क्योंकि
स्वयं लाभ की लिए प्रेरित होकर कार्य करते हैं। फर्में या उद्योग, उपभोक्ता क्या उपभोग करेंगे, कितना उपभोग करेंगे, यह सरकार के आदेशों पर निर्भर होता है। सरकार ही उत्पादन की मात्रा निर्धारित करती है और उपभोक्ताओं को वस्तुएं उपलब्ध कराती है। उपभोक्ता की पसंद विशेष तौर से ज़्यादा पसंद कोई मायने नहीं रखती है। यही कारण है कि विकास की प्रारंभिक अवस्था में जितने भी साम्यवादी देशों में उपभोक्ता माल के उत्पादन की अपेक्षा पूंजीगत माल के उत्पादन पर अधिक जोर दिया जाता है और बाद में फिर उपभोक्ता वस्तुओं को सीमित स्वतंत्रता दी जाती है। समान आय वितरण, जैसे कि अभी हम बात कर रहे थे कि अनार्जित आय का निराकरण हो जाता है। समाजवाद में निजी संपत्ति के समापन और उत्तराधिकार व्यवस्था की समाप्ति हो जाती है। बिना काम किए आय प्राप्ति असंभव होती है। साम्यवाद में तो काम नहीं तो खाना नहीं, नो वर्क नो ब्रेड का सिद्धांत व्यवहार में लागू होता है और अनार्जित आय निराकरण हो जाता है। लोगों के बीच जो लाभ हैं वो वितरित करने समान रूप से वितरित होते हैं। कुछ ही लोगों के हाथों में पूंजीवाद की तरह पूंजीकरण का संचय नहीं बढ़ता है। जो अनार्जित आय है वो प्राप्त नहीं होती है, जिससे ये कह सकते हैं कि आर्थिक समानता आती है, आय का वितरण समान हो जाता है। अभी मूल्य निर्धारण और योजना प्रक्रिया, जैसे कि अभी बात की थी कि केंद्रीय योजना प्राधिकरण समाजवादी अर्थव्यवस्था में मूल्य निर्धारण प्रक्रिया विनिमय के नियंत्रण में शामिल होती है। इसी प्रकार केंद्रीय योजना प्राधिकरण कई वस्तुओं की कीमतों को ठीक करता है, बाजार को नियंत्रित करता है और जो जैसे कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में थे स्वतंत्र मूल्य प्रणाली, प्राइस मैकेनिज्म के आधार पर वस्तु बाजार को या साधन बाजारों को नहीं छोड़ा जाता है। वस्तु बाजार और साधन बाजार में मूल्य का निर्धारण मांग पूर्तियों की शक्तियों से न होकर जो केंद्रीय प्राधिकरण है, केंद्रीय सत्ता है, उसके द्वारा कृत्रिम रूप से किया जाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि पूर्ण रोजगार की बात भी इसमें आती है। समाजवादी अर्थव्यवस्था का प्रमुख विशेषता है कि पूर्ण रोजगार की स्थिति दृष्टिगोचर होती है। मानवीय साधनाओं का पूर्ण उपयोग होने से बेकारी का अंत होता है और पर्याप्त रोजगार के अवसर जो हैं वो सृजित किए जाते हैं। रूस में पहली योजना से ही बेकारी की समस्या का उन्मूलन हो गया था और समाजवादी राष्ट्रों में मानव शक्ति साधनों के पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। जबकि यदि हम इसके विपरीत पूंजीवादी राष्ट्रों की बात करें तो उसमें बेकारी की समस्या या बेरोजगारी की समस्या विद्यमान होती है। इसी प्रकार से हम कह सकते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था पूर्णतः नियोजित अर्थव्यवस्था होने से व्यापार चक्रों के दुष्प्रभाव से पूर्णतः मुक्त रहती है। अर्थव्यवस्था में भारी उतार चढ़ाव की समस्या नहीं होती है। जितने भी आधारभूत एवं भारी उद्योग का तेजी से विकास किया जाता है ताकि तेज गति से इकोनॉमिक डेवलपमेंट किया जा सके। इससे उपभोग उद्योग की उपेक्षा में कोई हिचकिचाहट नहीं होती है, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का हनन होता है। ये कुछ विशेषताएं हैं समाजवाद। अब हम बात करते हैं समाजवाद के लाभ। तो सबसे पहले तो समाजवादी अर्थव्यवस्था कई गुण ऐसे हैं जिनके कारण अर्थव्यवस्था पूंजीवादी अर्थव्यवस्था से श्रेष्ठ मानी जाती है। इसमें समाजवाद की पूंजीवाद पर श्रेष्ठता भी हम देख सकते हैं कि अधिकतम सामाजिक कल्याण होता है, शोषण से मुक्ति होती है, आर्थिक समानता, वर्ग संघर्ष का समापन, आर्थिक साधनों का श्रेष्ठ उपयोग, उन्नत आर्थिक जीवन, बेकारी का अंत, पूर्ण रोजगार की स्थिति, आर्थिक स्थिरता होती है, उच्चावचन नहीं आते हैं, इकोनॉमिक फ्लक्चुएशंस, अनार्जित आय जो होती है उसका अंत हो जाता है, सामाजिक सुरक्षा रहती है, शोषण से मुक्ति मिलती है। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो समाजवाद को बेहतर बनाती हैं पूंजीवाद के ऊपर। कुछ लाभ या गुण इसके होते हैं जैसे कि बेहतर आर्थिक क्षमता। समाजवाद में अर्थव्यवस्था में सभी प्राकृतिक व मानवीय साधनों का उपयोग केंद्रीय योजना के आधार पर किया जाता है।
इससे आर्थिक साधनों का सर्वोत्तम एवं संतुलित प्रयोग होता है और अर्थव्यवस्था में साधनों के श्रेष्ठ प्रयोग से ही आर्थिक विकास तेज गति से होता है और जीवन स्तर उन्नत होता है, सबका सर्वांगीण विकास होता है। उत्पादकता एवं सामाजिक रूप से उपयोगी सामान में वृद्धि परिणाम होता है और उत्पादों की तरह भोजन, कपड़े, आश्रय, कुशल उत्पादन समाजवादी अर्थव्यवस्था के लिए बेहतर मुनाफे में तब्दील होता है, जो समाज को एक साथ विकसित करने, प्रगति करने में मदद करता है। वृहत कल्याण की बात करें हम, वृहत कल्याण में यही है कि एक तो आर्थिक शोषण का अंत होता है, क्योंकि समाजवाद अर्थव्यवस्था में निजी लाभ से प्रेरित न होकर सामाजिक कल्याण के उद्देश्य से प्रेरित होती है। अर्थ शोषण का समापन हो जाता है, जो अनार्जित आय है वो प्राप्त नहीं होती है, प्रमुख साधनों पर सरकार का स्वामित्व होता है। आर्थिक विषमता वो कम होती है, धन का वितरण असमान जो पूंजीवाद में होता है इसमें नहीं होता है। इस संबंध में पीगू ने कहा है कि आर्थिक विषमता को समाप्त करने में पूंजीवाद की अपेक्षा समाजवाद अधिक सार्थक सिद्ध होता है। तो ये आर्थिक कल्याण को बढ़ाते हैं। राज्य का जो काम होता है वो आर्थिक कल्याण को होता है। प्रत्येक नागरिक को सामाजिक सुरक्षा, प्रत्येक नागरिक को प्रमुख महत्व होता है। व्यक्ति को उसकी क्षमता, शिक्षा, प्रशिक्षण के अनुसार भुगतान किया जाता है और अर्जित किए गए सभी लाभ ब्याज आमतौर पर राज्यों को प्राप्त होते हैं और उनको सभी को जो है बांट दिया जाता है, वितरित किया जाता है। वितरण प्रणाली जो है वो अच्छी होती है। इसी प्रकार कह सकते हैं कि बेकारी का अंत और पूर्ण रोजगार की अवस्था पाई जाती है। समाजवाद में नियोजित अर्थव्यवस्था में मानवीय साधनों का उपयोग को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जाती है। श्रम को उत्पादन की मूल्यवान पूंजी माना जाता है। बेकारी का निराकरण होता है। अधिकतम सामाजिक कल्याण जिसकी बात हम कर रहे थे, तो अधिकतम सामाजिक कल्याण कब होगा? जब साधनों का श्रेष्ठतम उपयोग हो, बेकारी एवं शोषण का अंत हो, व्यापार चक्रों या आर्थिक स्थायित्व प्राप्त हो इकोनॉमी को, और सभी समाज के सभी वर्गों को सामाजिक सुरक्षा मिले। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिसकी हम बात कर रहे थे अभी। वृहत कल्याण बढ़ता है हमारा। एकाधिकार की अनुपस्थिति, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की महत्वपूर्ण नुकसान ये भी था कि इसमें एकाधिकार की प्रवृत्ति जो है वो विकसित होती थी। एकाधिकार में हम कह सकते हैं कि किसी उत्पादन पर या उत्पत्ति के साधनों पर एक ही फर्म का या एक ही विक्रेता का जो स्वामित्व होता है उसे हम एकाधिकार कहते हैं। वो सब कुछ अपनी वस्तु की कीमत, मात्रा सभी निर्धारित करता है और एकाधिकारी लाभ जो है वो प्राप्त करता है, जिससे शोषण, उपभोक्ताओं का शोषण इसमें एकाधिकारी उसमें होता है। तो एकाधिकारी प्रवृत्तियों पर रोक लगती है समाजवाद में। वर्ग संघर्ष का समापन होता है। समाजवादी अर्थव्यवस्था में राज्य में उत्पादन पूरी तरह से केंद्रीय सत्ता या केंद्रीय प्राधिकरण द्वारा होता है और यही कारण है कि समाज में व्यक्तियों या राज्य नियंत्रित सरकारी कंपनियों का अधिकार प्रदान करता है, सुनिश्चित करते हैं कि दैनिक आवश्यकता या आवश्यक वस्तु का उत्पादन राज्य या देश नियंत्रित उत्पादन सुविधाओं में किया जाता है और जनता को उचित मूल्य पर खाद्य सामग्री या उपभोग वस्तुओं का प्रदान किया जाता है। इसी प्रकार हम कह सकते हैं कि अभी जैसे बात कर रहे थे, व्यापार स्थिरता, आर्थिक व्यापार चक्रों का समाजवाद में संपूर्ण आर्थिक जीवन पूर्ण नियोजित होता है। वस्तुओं की मांग एवं पूर्ति में संतुलन एवं तालमेल बैठाकर अति उत्पादन एवं कम उत्पादन की संभावना को समाप्त कर दिया जाता है, जिससे अर्थव्यवस्था में तेजी, मंदी की जो चक्रीय घटनाएं हैं इनका निराकरण आता है, आर्थिक स्थायित्व आता है, जिसके कारण व्यवसाय में उतार चढ़ाव की अनुपस्थिति होती है। छोटे, मध्यम और बड़े व्यवसायों को
स्थिरता मिलती है। केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण के हस्तक्षेप के कारण अधिक और अंडर प्रोडक्शन, ये एक मतलब जैसे हम बात कर रहे थे, कम उत्पादन और अति उत्पादन से बचा जा सकता है, जो व्यवसाय के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। तो ये हैं कुछ वर्ग संघर्ष के समापन होता है, आर्थिक व सैनिक शक्ति का तीव्र विकास होता है समाजवाद में, क्योंकि इसमें आर्थिक, सामाजिक और देशी राजनीतिक सुरक्षा की जिम्मेदारी भी ले जाती है, जो कि पूंजीवाद में नहीं थी चीज़ें। ये कुछ समाजवाद के नुकसान भी हैं या दोष हैं, अवगुण हैं, उनके बारे में थोड़ी सी हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले तो है कि ग्राहकों की संप्रभुता खो जाती है। इसे हम कह सकते हैं कि उपभोक्ता की सार्वभौमिकता का समापन। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में तो उपभोक्ता सम्राट और उत्पादक उसके सेवक होते हैं, पर समाजवाद में उपभोक्ताओं को चयन की स्वतंत्रता नहीं होती है। वे केवल उन वस्तुओं का ही उपभोग कर सकते हैं जो सरकार उन्हें उपलब्ध कराती है। और वास्तविक रूप में देखा जाए तो पूंजीवाद में भी उपभोक्ता की प्रभुसत्ता एक मिथ्या धारणा है, क्योंकि अधिकांश उपभोक्ता तो निर्धन होते हैं, जबकि कुछ धनी उपभोक्ता ही अपनी चाहत के अनुसार वस्तुएं उत्पादन करवाने में समर्थ होते हैं, क्योंकि सबके पास तो क्रय शक्ति नहीं होती है, और जिनके पास क्रय शक्ति नहीं होगी वहां उपभोक्ता की सार्वभौमिकता नगण्य होगी, केवल नाम की होगी। इसी प्रकार से समाजवाद में सब कुछ केंद्रीय योजना प्राधिकरण तय करता है, लेकिन फिर भी ग्राहकों की मांग पर कुछ आवश्यकताएं पूरी की जाती हैं। ऐसा नहीं है वस्तुओं का उत्पादन, जिस दिन वस्तुओं की डिमांड ही नहीं होगी उनका उत्पादन ही कैसे किया जाएगा। इसलिए कुछ संप्रभुता समाजवाद में भी बनी रहती है। व्यावसायिक स्वतंत्रता। समाजवादी समाज में लोगों को व्यवसाय करने का कोई विकल्प नहीं दिया जाता है। व्यक्तिगत प्रेरणा, इंसेंटिव्स का अभाव होता है, क्योंकि निजी संपत्ति का अधिकार और व्यक्तिगत लाभ का उद्देश्य दो ऐसे तत्व हैं जो मनुष्य के कार्य करने की प्रेरणा और नए परिवर्तनों के प्रारंभ की प्रवृत्ति बढ़ाते हैं। लेकिन हम जानते हैं कि समाजवादी अर्थव्यवस्था में इन दोनों तत्वों का अभाव पाया जाता है, जिसके कारण उत्पादन में प्रेरणा का अभाव रहता है। यह अवगुण स्वयं समाजवादी स्वीकार करते हैं, और यही कारण है कि अब समाजवादी राष्ट्रों में भी व्यक्तिगत प्रेरणा के नए नए प्रयोग किए जा रहे हैं। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि उत्पादकता एवं कुशलता का अभाव होता है, क्योंकि निजी लाभ के उद्देश्य से पूंजीवाद की यदि हम बात करें तो आर्धस्तंभ सहयोग के प्रयास किए जाते हैं। समाजवादी अर्थव्यवस्था में न तो साधनों का विवेकपूर्ण वितरण होता है और न ही लाभ की प्रेरणा होती है। अधिक उत्पादन की प्रेरणा न होने से उत्पादकता कम रहती है। उत्पादनता कुशलता में कमी क्यों होती है? सबसे पहले तो हम बात कर सकते हैं नौकरशाही, लाल फीताशाही, जल आलोचना का भय, जोखिम न झेलने की प्रवृत्ति, सरकारी नौकरी में कर्तव्य निष्ठा का अभाव। इन कारण जो है उत्पादकता व कुशलता का अभाव पाया जाता है। इसी प्रकार से हम बात कर सकते हैं कि संसाधनों का आवंटन। संसाधनों के आवंटन में कुछ विद्वान समाजवाद में सत्ता के अत्यधिक केंद्रीकरण का विरोध करते हैं और कहते हैं कि आर्थिक नियोजन में अत्यधिक मानव शक्ति जो उत्पादन कार्य में प्रत्यक्ष योगदान कर सकती है, उन्हें योजना बनाने में, गणना करने में, उनके क्रियान्वयन, देखभाल आदि करने में लगाई जाती है, और उस सीमा तक मानव शक्ति का दुरुपयोग होता है। दूसरा, क्योंकि व्यक्तिगत लाभ नहीं पाया जाता है समाजवादी अर्थव्यवस्था में, जिसके कारण केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण द्वारा संसाधनों को आवंटित करने में अक्सर गलतियां हो जाती हैं। इनोवेशंस नहीं होते हैं, लागत को कम करने की प्रेरणाएं कम होती हैं। तो इस प्रकार से संसाधनों का जो आवंटन है वो इतना उचित नहीं हो पाता है, ये भी एक कमी है। नेक्स्ट है नौकरशाही। नौकरशाही का बोलबाला। ये बात सही है कि समाजवाद का सबसे बड़ा दोष उसकी नौकरशाही की प्रधानता होना है। केंद्रीय आर्थिक सत्ता के निर्णय को लागू करने पर बड़ी संख्या में सरकारी नौकर लगे रहते हैं, जिनके कोई निजी स्वार्थ तो होते नहीं है।
उनकी पदोन्नति भी कार्य पर निर्भर न होकर वरिष्ठता पर निर्भर होती है, सीनियरिटी पर निर्भर होती है। भ्रष्टाचार फैलता है, नौकरशाही में नवीन जोखिमों की प्रेरणा नहीं होती है। यदि हम बात करें पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में, उसमें जोखिमों की प्रेरणा होती है, जबकि समाजवाद में उसका अभाव पाया जाता है। तो हम कह सकते हैं कि नौकरशाही में नवीन जोखिमों की प्रेरणा नहीं होती है और न ही अधिक कर्तव्य परायणता होती है। सरकारी कार्य में लाल फीताशाही भी प्रबल होती है और इस प्रकार संपूर्ण अर्थव्यवस्था नौकरशाही के फंदे में फंस जाती है, जिसके कारण आर्थिक विकास का मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। तो ये हम कह सकते हैं, ये कुछ कमियां हैं समाजवाद की, जिन पर हमने अभी हल्का हल्का प्रकाश डाला, जिनका हमने अध्ययन किया है। लेकिन कुछ ऐसी बात नहीं है कि ये सभी आलोचनाएं तथ्यपूर्ण हुई हों। समाजवादी देशों में इस दोष के निराकरण के लिए अनेक तरीके अपनाए जा रहे हैं, जिनके कार्य के पन्ने के प्रति रुचि पर दंड की व्यवस्था है और कार्य में आर्थिक प्रेरणाओं को समावेश किया जाता है। आरंभिक अवस्था में यह दोष अधिक रहता है, लाल फीताशाही वगैरह का। तो ये कुछ जो हमने पढ़ा समाजवाद की विशेषताएं हैं, समाजवाद के क्या क्या हानियां होती हैं, नुकसान हो सकते हैं, समाजवाद के क्या क्या लाभ हैं। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा, साम्यवादी अर्थव्यवस्था के बारे में पढ़ा, समाजवादी अर्थव्यवस्था के विभिन्न स्वरूप किस प्रकार से थे उनके बारे में अध्ययन किया। तो डियर स्टूडेंट्स, ये चैप्टर जो है यहीं पर समाप्त होता है। इसमें क्वेश्चन आ जाता है और वैसे भी जानकारी होनी चाहिए, समाजवादी अर्थव्यवस्था, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। आगे हम बात करेंगे मिश्रित अर्थव्यवस्था की, जैसे कि भारत में है, जिसमें समाजवादी और पूंजीवादी दोनों ही अर्थव्यवस्था के गुण पाए जाते हैं। तो ये हमारा यहीं पर समाप्त होता है। आप इसका अध्ययन कर लें, नोट्स बना लें, किताब कोई भी हो उसमें से बना सकते हैं। तो इसको पढ़ें, कोई समझ में ना आए तो मुझसे संपर्क कर सकते हैं। अपना ध्यान रखिएगा प्लीज़, अपना और अपने परिवार का ध्यान रखिएगा। हम जल्दी फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।